हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल किस्सा कहानी विद SRT। मैं हूँ स्वाति, किस्से सुनाती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, पोइट्री सुनाती हूँ। और अभी जो किताब मैं पढ़ रही हूँ उसका नाम है मिस्टर इरिटेटिंग, जिसे लिखा है नीलेश शर्मा ने। और आज मैं इसका अगला एपिसोड लेकर आप सब लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अगला एपिसोड। सुबह के 9 बज रहे थे। संडे की वजह से सब अभी तक सो रहे थे। मैंने अनिरुद्ध को तीसरी बार झकझोरा, पर वो बार बार उठकर वापस लेट जाता। मेरे पास कोई अच्छे कपड़े पहनने को थे नहीं, या फिर यूं कहूं कि मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा था। मैं भागकर सैंडी के रूम में गया। उसके कुछ कपड़े मुझे पसंद आ गए। मैंने परफ्यूम की कुछ छींटे उस पर फैलाई, जैसे कि टीवी एड में दिखाया जाता है। स्प्रे मारने से कैसे लड़कियां पीछे पड़ जाती है ना वैसे ही। लेकिन मुझे बस एक लड़की को इम्प्रेस करना था। मैंने अनिरुद्ध से कुछ पैसे मांगे। वो पैसे देने के बाद फिर से सो गया। इतनी तैयारी तो मैंने तब भी नहीं की थी जब मैं JEE मेंस का एग्जाम देने गया था। मैं अपने टाइम से आधे घंटे पहले ही पहुंच गया था। स्टूडेंट मॉल के चारों ओर लोग अपने में व्यस्त थे। कपल्स संडे का भरपूर मजा ले रहे थे। मैंने सबसे बीच वाली टेबल को सेलेक्ट किया, जो गेट के एकदम सामने पड़ता था, जहां से मैं आशी को आते हुए देख सकता था। वहां से आने वाले हर चेहरे में मुझे बस आशी का चेहरा ही दिख रहा था। इंतजार की घड़ियां लंबी होती हैं, और ये और भी कष्टदायक होती हैं जब आप किसी का इंतजार कर रहे हो जिससे आप प्यार में हो। मैंने उसे कॉल लगाया। हाय, कहाँ हो तुम? बस 2 मिनट में पहुंच रही हूँ, सामने से आवाज आई। मेरे फोन ने उस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। 10 मिनट बीत गए, पर वो 2 मिनट अब भी नहीं बीते थे। मैं अपने खाली समय को बिताने के लिए अपने पेन से टेबल पर एक कलाकृति बनाने लग गया, जो कि ओम को दर्शाता है। मेरी नजरें बार बार गेट की तरफ थी। कब मैं उसे अपने सामने देख पाऊंगा? मैंने ओम को आगे नमः शिवाय तक बढ़ाया। ओम नमः शिवाय मेरी टेबल पर अंकित हो गया। एक लंबे अरसे के बाद मेरा इंतजार खत्म हुआ। वो मेरे सामने गेट से दाखिल हुई। उसने फुल नेक की कुर्ती और हाथ में चूड़ियों वाला ब्रेसलेट पहन रखा था। आईलाइनर उसके आंखों की शोभा बढ़ा रहे थे। उसके बाल आज थोड़े से घुंघराले थे। उसने लेट पहुंचने का पूरा उपयोग किया था। हाय, उसने हाथों से इशारा किया। मैं अपनी चेयर से उठ गया। किसी रानी के सामने प्रजा को सम्मान देना ही पड़ता है। मैंने उसके लिए चेयर को पीछे खींचा। हैव अ सीट। थैंक यू। ऑन टाइम, हाँ, मैंने घड़ी देखते हुए कहा, जबकि वो पूरे 40 मिनट लेट थी। वो हंसने लगी। और क्या, तुम्हें पता नहीं है लड़कियां हमेशा देर से आती हैं? पर ये इंतजार मुझे पसंद था। अब मैं धीरे धीरे लड़कियों की आदत को समझने लगा था। बाकी सब कहाँ है? कौन सब? अरे अनिरुद्ध और बाकी के तुम्हारे फ्रेंड्स, बर्थडे पार्टी है ना। आज बस तुम्हारे लिए है, बाकी सबको किसी और दिन दे दूंगा। अच्छा, उसने शर्माते हुए अपने बालों को कानों के पीछे किया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा इतना सुंदर और चमकदार था, मानो कोई छू दे तो उस पर धब्बे पड़ जाएं। वो मेरे सामने बैठी थी। मैंने निश्चय किया कि मैं उसकी ओर देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं फिर से खोना नहीं चाहता था, और इस बार तो अनिरुद्ध भी नहीं था। मैंने उसकी ओर मेन्यू कार्ड बढ़ाया, और वो उसमें खो गई, और मैं उसे देखने में। उसकी आंखों की वो छोटी काली पुतलियां उन मेन्यू कार्ड पर ऐसे दौड़ने लगी जैसे मेरे दिल पर दौड़ रही हो। फ्राइड राइस और कोल्ड ड्रिंक, उसने अपनी पसंद बताई। मैंने फ्राइड राइस और कोल्ड ड्रिंक्स को ऑर्डर कर दिया। इससे पहले मैंने अपना पॉकेट चेक किया। इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था। तुम्हें पता है आशी, हम यहाँ इस टेबल पर क्यों बैठे हैं? क्यों? उसने अपनी पतली भौहें मरोड़ ली। क्योंकि ये सबसे स्पेशल है, मैंने कहा। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। पर मुझे तो यहाँ सब सेम लग रहा है। अपने मेन्यू कार्ड के नीचे देखो, मैंने इशारा किया। ओह वाओ, ओम नमः शिवाय। वो देखकर उछल पड़ी। स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल टेबल, मैंने पलकें झपकाई। तो अब से ये मेरी फेवरेट टेबल है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जरूरी नहीं कि सिर्फ महंगी चीजों से किसी का दिल जीता जा सकता है। दिल जीतने के लिए
बस दिल से किया गया एक छोटा सा काम ही काफी होता है। हे, तुम्हारा डांस बहुत अच्छा था। पता है, सारे लोग तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। तुमने तो देखा ही होगा रिकॉर्डिंग में। देखा। डफर, तुमने तो बस मेरी रिकॉर्डिंग की थी, ग्रुप का तो था ही नहीं। मेरी सारी फ्रेंड्स गुस्सा हो रही थी। हाँ तो क्यों करूं मैं सबकी रिकॉर्डिंग? तुमने ही तो कहा था अपनी रिकॉर्डिंग करने के लिए। पागल। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हमारा ऑर्डर आ गया। उसके नाजुक हाथ फ्राइड राइस को बड़ी सहजता से उठा रहे थे। उसके हाथ की बीच वाली उंगली में छोटा सा रिंग उसके हाथों की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। अनंत, तुम्हारे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट कैसे थे? ऐसा लगा मानो किसी ने मुझे छुरा घोंप दिया हो। इतने अच्छे टाइम पर मैं अपने रिजल्ट के बारे में कोई डिस्कशन करना नहीं चाहता था। अच्छा था, बस मैथ्स 2 में लग गई मेरी, मैंने कहा। सेम पिंच, मेरा भी। ये हमारी मैच करने वाली दूसरी चीज थी। सब कॉलेज के फेस्ट की वजह से हुआ यार, क्लास बंक, प्रैक्टिस वगैरह वगैरह। उसने गिनाना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है, मैं अपने कॉलेज की टॉपर थी 12th तक, और यहाँ आकर देखो ना क्या हो गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा। मैं हंस पड़ा। क्या हुआ? उसने मेरे हंसने का कारण पूछा। तुम्हें नहीं आएगा समझ। तुमने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया था? उसने पूछा। हाँ किया था ना, मैं ऑब्जर्वर था। मेरा काम था लोगों को ऑब्जर्व करना कि कौन क्या कर रहा है, मैंने कहा। अच्छा जी। हाँ, और अगर मैंने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया भी होता तो मैडम तुम्हारी रिकॉर्डिंग कौन करता? हा हा हा, वेरी फनी। ये बोलो कि लड़कियों का ऑब्जर्वेशन, मुझे सब पता है लड़कों का, ठीक है? अच्छा, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? ये मैं कहना चाहता था। अच्छा, तुम्हें कॉलेज में कोई लड़की पसंद आई क्या अभी तक? क्या वो मुझसे पूछ रही है मैं सिंगल हूं या नहीं? मैं कहना चाहता था, हाँ बस तुम। बताओ ना। मैंने उसकी ओर देखा। क्या मैं उसे बता दूं? क्या मुझे उसे प्रपोज करना चाहिए? लेकिन शायद ये जगह सही नहीं है। मैं उसे बहुत स्पेशल तरीके से और बहुत स्पेशल जगह प्रपोज करूंगा, जो एक एंजल डिजर्व करती है। वो मेरी आंखों के सामने हाथ फेरने लगी। मैं उसके ख्वाबों से बाहर आ गया। नहीं, अभी तक कोई नहीं, मैंने कहा। पर क्यों? इतनी लड़कियां तो है यहाँ, उसने शिकायत करते हुए कहा। और तुम्हें तो आराम से मिल भी सकती हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। मुझे वो नहीं पसंद जो इतनी आसानी से मिल जाए। मेरे लिए बस वो एक होगी जो मेरी जिंदगी होगी, जो बस मेरे लिए बनी होगी। उसका हर गम मेरा होगा, उसके चेहरे से ही मेरा सवेरा होगा। वो मेरी आंखों में देख रही थी और मैंने नजरें झुका ली। सो स्वीट, उसने मेरा डायलॉग खत्म होने के बाद बोला। कितनी लकी होगी वो। उसने अपने बालों की लट को पीछे किया। क्या वो मेरी इतनी सी बात को समझ नहीं सकती थी? कैसे कहूं कि वो लकी तुम ही हो? क्या उसके बालों की लट उसके कानों तक पहुंचकर मेरी सिफारिश नहीं कर सकती? कहाँ खो गए मिस्टर? बिल आ गया, उसने मेरी चुटकी लेते हुए कहा। हम स्टूडेंट मॉल के बाहर आ गए, अपनी पहली डेट के बाद, जो बस मेरी कल्पना में था। हे, तुम्हें पता है, तुमने जो मिठाई का वीडियो बनाया था, मैंने दीदी को दिखाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा और मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में भी बताया। रियली? मैंने उछलते हुए कहा। जब कोई लड़की अपनी फैमिली से किसी लड़के के बारे में बातें शेयर करने लगे तो इसका मतलब कुछ पॉजिटिव ही होता है। हाँ, पर अब तुम्हें एक और वीडियो बनानी है। मेरे चाचा की लड़की है, उसकी वीडियो। अभी वो 4 महीने की है। अब मुझे उसकी तारीफ करने का असली मतलब समझ आ गया था। और वीडियो बेस्ट होनी चाहिए, हाँ? और हाँ, डोंट मिस यूज इट, ओके? उसने उंगली दिखाई। व्हाट डू यू थिंक? मैं मिसयूज कर सकता हूँ? नेवर, आई कैन बिलीव यू, उसने कुछ सोचने के बाद कहा। अगर कोई इंसान आपसे हर बात शेयर करने लगे तो यकीनन उसे आप पर विश्वास है। हम पैदल चलते हुए उसके हॉस्टल के नजदीक आ गए। आशी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैंने उसे रोकते हुए कहा। मैं बोलने की हिम्मत जुटाने लगा। क्या मुझे उसे अभी प्रपोज करना चाहिए? अब तो वो मुझ पर विश्वास भी करने लगी है। कैसे कहूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं? आशी, आई विल नेवर ब्रेक योर बिलीव, मैंने कहा।
हे भगवान, आई नो डफर, कहते हुए वो आगे बढ़ने लगी। मैं वहीं खड़ा रहा। क्या वो सब जानती है? आशी! मैं फिर उसके पीछे भागा। वो रुक गई। आशी? आशी? हाँ बाबा, मुझे पता है मेरा नाम आशी है, आगे भी कुछ बोलोगे? उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा। मैं ये कह रहा था कि तुम्हारा हॉस्टल आ गया। वो हंस पड़ी। बुद्धू, मुझे भी पता है, चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। और हाँ, वैसे ट्रीट अच्छा था, मेरी तरफ से पीहू को बड़ा सा किसी देना। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। हाँ, आंचल की तबीयत खराब है, वो अकेली होगी। बाय। उसने अपना हाथ हिलाया और वो जाने लगी। मैं बस उसे जाता हुआ देखता रहा। मैं आज फिर से अपने दिल की बात बताने में नाकामयाब रहा। अगर ये मुझसे प्यार करती है तो एक बार पलटेगी। मैंने शाहरुख खान की मूवी का फेमस लव डिटेक्टर अपनाया। वो अंदर जा रही थी। पलट पलट पलट, और वो नहीं पलटी। देखा, सब लड़कियां ऐसी होती हैं। मेरे अंदर का मिस्टर नेगेटिव बोला। अबे, जो धीरे धीरे होता है वही तो प्यार है, और पलट कर देखना इज नॉट एनी काइंड ऑफ लव सिग्नल, ओके? मिस्टर पॉजिटिव ने कहा। और मैंने मिस्टर पॉजिटिव की बात सुनी, क्योंकि लोग कहते हैं हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। हम न्यूटन फॉरवर्ड मेथड के कुछ सवालों को लगाने की कोशिश कर रहे थे। न्यूटन ने फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स पर भी अपना कब्जा जमाया हुआ है। इतनी कड़ी मेहनत के बाद सेमेस्टर के लास्ट में हमें अपने रोल नंबर के अलावा और कुछ याद नहीं रहता है। फिर भी हम एक अच्छे इंजीनियर बनने की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। अजय सर हमें उस नियम को सिखाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। बस 2 या 4 लोगों को छोड़कर बाकी सबके ऊपर से गुजर रहा था, और उनमें से मैं भी एक था। हमें तो बस अटेंडेंस का इंतजार था। अजय सर ने अनाउंस किया कि अगला लेक्चर भी वो ही लेंगे। हमारे खिलते हुए चेहरे फिर से मुरझा गए। लेकिन तब तक हमारे पीछे कई रंगीन साइटें खुल चुकी थी। सबकी नजर तो अजय सर के साथ थी, लेकिन दिमाग अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। और मेरी दुनिया में तो बस आशी थी। मैं उसके ख्यालों में खोया हुआ था। प्यार एक ऐसा नशा होता है कि जब आपको उसकी आदत पड़ जाए तो फिर उसका कोई इलाज संभव नहीं होता। मैं आशी के साथ अपने ख्वाबों में था। मे आई कम इन सर? दरवाजे से किसी लड़की की आवाज आई। सब दरवाजे की ओर देखने लगे। क्लास में किसी नई लड़की के आने से लड़कों में अचानक एक नई एनर्जी आ जाती है, और अगर लड़की खूबसूरत हो तो एनर्जी लेवल और भी बढ़ जाता है। हिटलर मैम, ये क्या कर रही हैं यहाँ? अनिरुद्ध फुसफुसाया। यस, अजय सर ने इजाजत दे दी। सर, अनंत श्रीवास्तव इज देयर? वो मुझे क्यों ढूंढ रही है? मैंने अनिरुद्ध की ओर देखा। अनंत, सर ने आवाज लगाई। मैंने लास्ट थर्ड बेंच के बीच से अपना हाथ ऊपर किया। उसने मुझे गुस्से भरी नजरों से देखा और हाथ से बाहर मिलने का इशारा किया। मैं चुपचाप क्लास से बाहर आ गया। हेलो मैम, मैंने उत्सुकता दिखाते हुए कहा। उसने मुझे अनसुना कर दिया। वो मेरे आगे आगे चलने लगी। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। एकाएक वो रुकी और पीछे मुड़ी। व्हाट द हेल, तुम हो कहाँ? मैंने कॉलेज हॉस्टल क्या छोड़ा, तुम तो मुझे भूल ही गए। एक तो ऐसे ही दिमाग खराब है और ऊपर से। वो अपने में बुदबुदाने लगी। हम काफी दिनों बाद मिले थे। बीच में हमारी बातें भी थोड़ी कम हो गई थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो अंदर दाखिल हुई और मैं उसके पीछे। क्या हुआ मैम? उसने कुछ नहीं कहा। सॉरी, वो मेरा फोन फॉर्मेट हो गया था तो सारे नंबर डिलीट हो गए। मैंने एक अच्छा बहाना बनाया। हम 5वीं मंजिल से पहली मंजिल पर आ गए। वो ME21 यानी कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में दाखिल होते हुए और मैं उसके पीछे पीछे चलते हुए बकर बकर कर रहा था। यहाँ कॉलेज कम्युनिटी मेक फायर की मीटिंग होती थी, पर वो मुझे यहाँ क्यों लाई है? अंदर कम्युनिटी के मेंबर बैठे हुए थे। चूंकि कम्युनिटी इस साल से ही अस्तित्व में आई थी, तो वहाँ सब 3rd ईयर से थे और सारे मुझसे सीनियर थे। सब आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। मुझे चर्चा का विषय पता नहीं था। मैं और काव्या के अंदर जाते ही सब हमें घूरने लगे। काव्या ने मुझे इशारों में बैठने को कहा। मैं अलग जगह बनाते हुए सीनियर्स के दाहिनी तरफ खाली बेंच पर बैठ गया। कम्युनिटी के लोग अपने पढ़ाई के साथ साथ अपनी हॉबी और टैलेंट को यहाँ प्रदर्शित करते हैं।
और फिर हर एक इंडिविजुअल के आइडिया को मिलाकर कॉलेज में इवेंट कराया जाता है। फिर ये लोग अलग अलग कॉलेजेस में जाकर अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ सीनियर्स की नजरें अब भी मुझ पर गड़ी हुई थी। वो मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई ISI का एजेंट हूँ। हे गाइस, काव्या ने डस्टर को मेज पर पीटते हुए सबका ध्यान केंद्रित किया। सब उसकी ओर देखने लगे। जैसे कि तुम सबको पता है, हमारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है और हमें इसी 3 दिन में सारा काम करना है और अभी तक हमें कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिली है, तो हमें सबसे पहले टीम डिवाइड कर लेनी चाहिए। काव्या ने बुलंद आवाज में बोला। वो एक एथलीट के साथ साथ एक अच्छी लीडर भी थी। बीच से बैठे 2-3 लोगों ने अपनी सहमति जताई। पर हम तो बस 10 लोग हैं, शायद हमें और मेंबर्स की जरूरत होगी। आगे बैठे एक सीधे साधे दिखने वाले लड़के ने अपना सुझाव दिया। वो बहुत गंभीर दिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे कम्युनिटी की काफी चिंता हो। वो सबसे आगे की रो में बैठा था। नहीं शशांक, हमने ही इस कम्युनिटी को बनाया है और हम 10 लोग ही इसे आगे ले जाएंगे। हमें काम करने वाले लोग चाहिए। अगर मिलकर काम करेंगे तो 3 दिन बहुत है हमारे लिए, काव्या ने कहा। उस 10 लोगों के ग्रुप में बस 3 लड़कियां थी, जिसमें काव्या भी एक थी, और 7 लड़के जो काम को लेकर गंभीर लग रहे थे। ईला और ब्रिजेश, तुम दोनों सारे फैकल्टीज का इनविटेशन तैयार कर लो और हमें परमिशन लेटर चाहिए। हमें लंच के बाद की परमिशन चाहिए। अभिषेक और सूरज, तुम दोनों शाम तक बैनर डिजाइन करने हैं, ठीक है? इतना सुनते ही दोनों की उंगलियां सरपट लैपटॉप पर दौड़ने लगी। ऐसे लग रहा था मानो वो किसी सीक्रेट मिशन की तैयारी कर रहे हो और काव्या उनकी जनरल हो। उसने सबको अपना काम समझाया। स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारी मेरी है। काव्या ने सबसे मुश्किल काम को चुना। वो वाकई एक अच्छी लीडर थी। एक अच्छा लीडर वही होता है जो सबको साथ में लेकर चलता है। पर तुम्हारे साथ जा कौन रहा है? शशांक ने अपने बड़े फ्रेम के चश्मे को ठीक करते हुए कहा। अनंत, उसने मेरी ओर इशारा किया। सबकी नजरें मुझ पर आ गईं। ओह, तो काव्या ने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया है, मैंने सोचा। एक अच्छी लीडर को मेरी जरूरत क्यों है? यहाँ तो मेरी शायरी का भी कोई काम नहीं है। पर 2nd ईयर तो अलाउ नहीं है, ईला ने सवाल उठाया। मैंने काव्या की तरफ देखा। वो मुझे देखने लगी। मैं काव्या के उत्तर का इंतजार करने लगा। आई डोंट केयर, उसने अपना बैग उठाते हुए कहा। जनरल अपना फैसला सुना चुका था। अब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और उसे मेरी रजामंदी की जरूरत भी नहीं थी। सुनो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हम पार्किंग एरिया में थे। वो अपनी स्कूटी निकाल रही थी। नहीं मैम, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, लेकिन करना क्या है? मैंने पूछा। उसने वापस अपना चेहरा उस गोल हेलमेट से निकाला। देखो, हम कॉलेज में एक इवेंट करा रहे हैं ओलंपिस के नाम से, जिसमें बहुत सारे गेम्स हैं, लाइक ट्रेजर हंट, टग ऑफ वॉर, टेबल टेनिस वगैरह वगैरह। हमारी कम्युनिटी पिछले 3 साल से बंद थी, तो अब हम लोग इसे चलाएंगे, उसने मुझे समझाते हुए कहा। अब चलें? उसने वापस अपने हेलमेट के अंदर अपना सर डाला। पर मैम, आपने मुझे ही क्यों चुना स्पॉन्सरशिप के लिए? मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ। मैंने एक समझदारी भरा प्रश्न पूछा। उसने फिर से अपने सर से हेलमेट निकाला। इस बार उसके बाल बिखर गए। तुम्हें क्या लगता है, मुझे फिर से किसी और पर विश्वास करना चाहिए? वो उस घटना से बहुत कुछ सीख चुकी थी। मुझे उसकी सिचुएशन समझ आ गई। और कुछ पूछना है? नहीं मैम। मैं कूदकर पिछली सीट पर बैठ गया। वो थोड़ा हिल गई। इंसानों की तरह बैठो, पहले कभी स्कूटी पर नहीं बैठे हो क्या? मैं हंसने लगा। मैं पहली बार किसी लड़की के पीछे स्कूटी पर बैठा था। और हाँ, अगर ये आशी होती तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। काव्या की स्कूटी की रफ्तार 50 के नीचे थी। हम कॉलेज के बाहर निकल चुके थे। वो ट्रैफिक में बार बार पावर ब्रेक लगाती। मैं उसके कंधे को पकड़ते हुए किसी तरह अपना बचाव करता। मुझे डर था कि कहीं वो गलत ना समझ बैठे। हवा हमारे कानों से होकर गुजरने लगी। उसके बाल उड़कर मेरे चेहरे पर आ रहे थे। मैं आशी के बारे में सोचने लगा। हमारी लास्ट डेट पर शायद वो खुश थी और अब तो वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा भी होने लगी थी, जिसकी वजह से बार बार मुझे उसे मनाना पड़ता। और उसका डफर शब्द जो बस मेरे लिए बना था, मुझे इस नाम से प्यार हो गया था। काश हम एक बैच में होते तो मैं उसे आसानी से दिन भर देख पाता। अचानक काव्या ने ब्रेक मारा। मैंने अपना संतुलन खो दिया। इनर्शिया ने अपना पूरा काम किया। मैं उससे पूरी तरह से टकरा गया।
मेरा हाथ उसकी कमर पर था। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वो चिल्लाई। क्या ये मेरी गलती है? नहीं, मेरी, उसने मुझे आंख दिखाते हुए कहा। अब उतरो। उसने एक पार्लर की तरफ इशारा किया, अप्सरा लेडीज ब्यूटी पार्लर। मैंने बोर्ड पर उसका नाम पढ़ा। यहाँ मेरे जान पहचान के लोग हैं, अभी इनकी शॉप नई खुली है, मैंने इनसे स्पॉन्सर बनने के लिए बात की थी। काव्या ने इंजन को बंद करते हुए कहा। तो क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? मैंने गेट पर रोकते हुए पूछा। वो हंसने लगी। हाँ चलो, तुम्हारा भी वैक्स करा दूंगी, उसने मुझे चिढ़ाते हुए कहा। हम अंदर दाखिल हुए और वहां मेरी सोच जैसा कुछ भी नहीं था। पार्लर 2 भागों में डिवाइड था। पहले सामने रिसेप्शन था जहां हमारा काम था। उसकी दूसरी तरफ कुछ लड़कियां अपने प्राकृतिक सौंदर्य को कुछ केमिकल्स से बढ़ा रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था। मेरी नजरें ना चाहते हुए भी उस ओर चली गईं। लड़कियां अपने चेहरे पर सफेद पुताई करके सावधान की मुद्रा में बैठी हुई थीं। काव्या ने मुझे कौनी मारी। शायद उसने मेरी नजरें भांप ली थी। नमस्ते आंटी, उसने रिसेप्शन पर बैठी एक महिला की ओर इशारा किया। नमस्ते बेटा, कैसी हो? बिल्कुल अच्छी आंटी, आप कैसी हो? आंटी ने हमें बैठने का इशारा किया। वो एक अधेड़ उम्र की महिला थी जो इस पार्लर का संचालन का काम करती थी। आंटी, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे कॉलेज का इवेंट है, वो स्पॉन्सरशिप के लिए। ओ हाँ बेटा, तुमने बताया था। तो आंटी, क्या सोचा आपने? महिला ने एक गहरी सांस ली। देखो बेटा, मुझे स्पॉन्सर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा। ना तो हम आपके कॉलेज में एडवर्टाइज कर सकते हैं और ना ही ये बॉयज के लिए है, महिला ने कहा। लेकिन आंटी, वहाँ गर्ल्स भी तो काफी हैं, हम लोग गर्ल्स को कन्विंस कर सकते हैं और हम आपके शॉप के बारे में अपने कॉलेज के फेसबुक पेज पर भी पोस्ट करेंगे। प्लस इवेंट के टाइम फाइनल डे पर हम अपने स्पॉन्सर्स का नाम भी अनाउंस करेंगे। काव्या अच्छा नेगोशिएशन कर रही थी। मैं भी उससे लोगों को कन्विंस करना सीख रहा था, लेकिन अफसोस कि मैं कुछ बोल नहीं सकता था। बेटा, ये हमारे हाथ में नहीं है, मुझे बताना पड़ता है, तुम्हें समझना चाहिए, उसने मेरी ओर देखते हुए कहा। मैंने सहमति में सर हिला दिया। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। काव्या की गुस्से भरी नजरें मुझ पर पड़ी। ओके आंटी, कोई बात नहीं, काव्या ने उठते हुए कहा। चलो, उसने मुझे चलने का इशारा किया। ओके बेटा, आती रहना, महिला दूर से चिल्लाई। कभी नहीं कमीनी, काव्या ने दबे आवाज में कहा। हम पार्लर से बाहर आ गए। काव्या उसे गालियों पर गालियां दिए जा रही थी। वो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। उसकी छोटी नाक पकौड़े की तरह फूल गई थी। और तुमने उसकी हाँ में हाँ क्यों मिलाया? उसने मुझ पर भड़कते हुए कहा। अरे, मुझे नहीं पता था वो क्या बोल रही थी, मुझे लगा ऐसा करने से लोग कन्विंस हो जाते हैं। गधे हो तुम, बहुत मुश्किल से मैंने इस कमीनी को पटाया था। मैंने नजरें फेर ली। आप एक इंसान के सामने गधा बनने के बाद नजरें नहीं मिला सकते। क्या हुआ? उसने पूछा। मैंने कुछ नहीं बोला। अरे बोलोगे कुछ? मेरी नजरें जमीन की तरफ थी। अच्छा सॉरी, उसने मुस्कान बिखेरी। चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई स्पॉन्सर मिल ही जाएगा। लो अब तुम चलाओ, उसने मेरी तरफ चाबी उछाली। ये हुई ना बात, अब बताता हूँ मैं पावर ब्रेक लगने के बाद कैसा लगता है। हमें अभी तक हमारा पहला स्पॉन्सर नहीं मिला था। हम फिर से उसकी तलाश में लग गए। काव्या चुपचाप मेरे बैग और हेलमेट के साथ पीछे बैठ गई। अब मैं उसके स्कूटी को असली रफ्तार में भगा सकता था। उसने मुझे रोकने को कहा। उसने एक रेस्टोरेंट की तरफ इशारा किया। अरे, वो एक नया रेस्टोरेंट लग रहा है, शायद उन्हें पब्लिसिटी की जरूरत हो, काव्या ने कहा। हम रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुए। काव्या अपने बाल सही करने लगी। वहाँ पहले से ही 2-3 कपल्स बैठे थे जो उस रेस्टोरेंट की जगह के हिसाब से काफी कम थे। वहाँ जरूरत से ज्यादा लाइटें जल रही थीं। वेटर अपने कस्टमर्स की ताक में बैठे थे। हमें देखकर वो हरकत में आ गए। क्या ऑर्डर करना है सर? वेटर ने पूछा। सर, एक्चुअली हमें आपके मैनेजर से मिलना है, एक प्रपोजल है, काव्या ने मीठी आवाज में कहा। मैम, लेफ्ट साइड, आप केबिन में उनसे मिल सकती हैं, वेटर कहता हुआ वहां से चला गया। थैंक यू। सुनो, इस बार तुम चुप रहना, तुम्हें हामी भरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने फिर सहमति में सर हिलाया। मे आई कम इन सर? उसने गेट से अंदर आने की परमिशन मांगी। मैनेजर ने हमारी तरफ देखा। यस प्लीज कम इन। उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन से नजरें हटाई।
वो 35-40 साल का एक वयस्क आदमी लग रहा था। कुर्सी पर बैठते बैठते उसकी टोन बाहर निकल गई थी। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। हम उसके सामने जाकर बैठ गए। बोलो बेटा, उसने कहा। एक्चुअली सर, वी आर फ्रॉम BCD कॉलेज। हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ओलंपस, और हमें एक छोटे से स्पॉन्सरशिप की जरूरत है। अगर आप दे दें तो हम आपके शॉप की एडवर्टाइज अच्छे से कर सकते हैं। काव्या ने इवेंट के बारे में डिटेल बताते हुए कहा। वो अपने चेयर पर हिलने लगा। वो काव्या की तरफ ऐसे देख रहा था जिसे शायद ताड़ना भी कह सकते हैं। सर, हमें ज्यादा स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, हमें बस थोड़े से की जरूरत है, काव्या ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ, समझ रहा हूं मैं, आपको हमारी जरूरत है और हमें आपकी, उसने कहा। एग्जैक्टली सर, काव्या ने मुस्कान बिखेरी। पर हमें तो कुछ और भी चाहिए। वो अब भी चेयर पर हिल रहा था। ओके सर, हम आपका लोगो अपने बैनर में लगवाएंगे और कॉलेज के इवेंट के समय आपके रेस्टोरेंट की अनाउंसमेंट भी करा देंगे, और भी बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं आपके लिए। काव्या डायरी में लिखे कुछ डिस्क्रिप्शंस को दिखाने लगी, पर मैनेजर की गंदी निगाहें उसकी छाती की ओर थी। मैं मैनेजर की गंदी नजरों को समझ गया। मेरा खून खौल रहा था। मैं अभी हेलमेट को उसके सर पर दे मारना चाहता था। स्पॉन्सरशिप तो हम आपको दे देंगे, जितना कहिए। ओह, थैंक यू सो मच सर, काव्या ने खुशी जाहिर की। आप कल शाम को आइए, उसने कहा। पर सर, परसों तो हमारा इवेंट ही है और बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। हाँ, तो शाम के बाद आप फ्री रहेंगी ना? आइए, जलेबियां खाते हैं, आप भी तो जलेबी की तरह ही हैं, उसने कहा। अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया था। अपनी बेटी को भी ऐसे ही बुला के खिलाते हो? मैंने पहली बार अपना मुंह खोला। मतलब? उसने पहली बार हिलना बंद किया। बहनचोद, अपनी बेटी के साथ भी ऐसे ही बातें करता है? मैं अपने असली बीटेक स्टूडेंट के अवतार में आ गया था। अनंत, काव्या ने रोका। कैसे बात कर रहे हो तुम? तमीज है कुछ? मैनेजर ने कहा। और तेरे में तमीज है? तूने आते ही इसे बेटी बोला। अपनी भी बेटी की छाती नहीं हारता है साले। कब से देख रहा हूं मैं तुझे। अनंत, काव्या फिर मुझ पर चिल्लाई। भूलो मत, हम तुम्हें स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, उसने कहा। सुन, अपना पैर पिछवाड़े में डाल ले, हमें नहीं चाहिए। चलो काव्या, मैंने उसके हाथ को खींचते हुए कहा। मैनेजर पीछे से चिल्लाता रहा। वेटर हमें जाते हुए देखकर हैरान था। यार छोड़ो मुझे, काव्या ने अपना हाथ खींचते हुए कहा। हम रेस्टोरेंट के बाहर आ चुके थे। तुम पागल हो क्या? तुम क्या बोल रहे थे? ऐसे बोला जाता है? उसने गुस्से में कहा। वो अपने हाथ को सहलाने लगी। गुस्से में शायद मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया था। मैम, आपको नहीं पता, मैं उसे कब से देख रहा था। उसकी सोच बहुत गंदी थी। यार, तो हमें उसकी सोच से क्या लेना है? कितने लोगों को ऐसे बोलोगे? यहाँ ऐसे ही हैं लोग। तुम कितने लोगों की सोच बदल सकते हो? और फिर तुम्हें लगता है मैं कल उसके बुलाने पर आ जाती? मैं उसे कन्विंस कर लेती। पर वो आपको कैसे बोल सकता है ऐसे? मुझे बर्दाश्त नहीं है कोई आपके साथ ऐसे बिहेव करे। वो चुप हो गई। आई हेट सच पीपल। मुझे नहीं जाना आप कहीं भी। मैंने उसकी तरफ चाबी पकड़ाई। आई नो यार, तुम्हें बुरा लगा है, उसने कहा। मैम, मेरी जगह कोई भी होता ना तो भी उसे बुरा ही लगता। अच्छा बाबा, सॉरी, अब नहीं जाएंगे हम कहीं भी। हैप्पी, उसने कान पकड़ते हुए कहा। और हेलो मिस्टर, तुमने वहां क्या बोला मुझे? काव्या, भूल गए मैंने पहले दिन क्या सिखाया था? रिस्पेक्ट योर सीनियर, उसने आंखें तरेते हुए कहा। सॉरी, गलती से निकल गया मैम। इस बार मैंने मैम पर काफी जोर दिया। आगे से ध्यान रखना। अब चलें? मैंने पूछा। शाम के 4 बज चुके थे। हमें अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स की जरूरत भी नहीं थी। मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई भी किसी लड़की को ऐसे बोले। हम वापस कॉलेज लौटने लगे। काव्या चुपचाप मेरे पीछे बैठी थी। इस बार मैंने स्कूटी की रफ्तार धीमी रखी। शायद वो खुश नहीं थी क्योंकि हमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली थी। अचानक भूतनाथ मार्केट पर उसने मुझे रुकने को कहा। मैंने स्कूटी रोक दी। उसने मुझे एक प्रिंटिंग शॉप की तरफ इशारा किया। मैंने उसकी तरफ देखा। प्लीज, लास्ट चांस, हाँ, उसने मुझसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। एक लीडर कभी गिव अप नहीं करता। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन एक शर्त है, इस बार बात मैं करूंगा, मैंने कहा। ठीक है, उसने हामी भरी। आर्या प्रिंटिंग शॉप। मैंने 2nd फ्लोर पर उसका बोर्ड देखा। ये हमारी आखिरी उम्मीद थी।
वहां चारों तरफ बैनर रखे हुए थे, कुछ नेताओं के पोस्टर छप रहे थे। हम कमरे में दाखिल हुए। हेलो सर, क्या हम आपके? काव्या एक वर्कर से बोलती हुई रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा, वो अपनी शर्ट भूल चुकी थी। मैंने उसे हेलमेट और अपना बैग पकड़ाया। वो मुझे घूरने लगी। नमस्ते भैया, हम एक जरूरी इंफॉर्मेशन मतलब सूचना देने आए हैं। क्या हम आपसे 2 मिनट बतिया सकते हैं? वहां मशीनों की तेज आवाज की वजह से मुझे उसके कान के पास जाकर दोबारा बोलना पड़ा। उसके हाथ पोस्टर से भरे थे। आप अंदर दद्दा जी से बात करिए। वो वहां से तेजी से निकल गया। हम अंदर की ओर बढ़े। सामने एक बूढ़े आदमी को देखा, जिन्हें लोग दद्दा जी कहते हैं। दद्दा जी की उम्र कुछ 60 के आसपास थी, पर वो अभी भी फुर्तीले दिख रहे थे और अपने काम में व्यस्त थे। वो एक पुरानी गंदी अलमारी में से कुछ खंगाल रहे थे। नमस्ते दद्दा जी, मैंने गेट के पास रुकते हुए कहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कोई उत्तर नहीं दिया। वो वापस दूसरी लोहे की अलमारी में कुछ ढूंढने लगे। कोने से पोस्टर का बंडल बिखर गया। मैं दौड़कर उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर अलमारी में खो गए। अरे कागज तो मोहन ले गया, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा। उम्र की तरह दिमाग भी बूढ़ा हो रहा है। हंसते हुए वो खुद से बोले, दादाजी क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? वो एक मजबूत लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए। हाँ, अब बोलो, उन्होंने अपना चश्मा निकालते हुए कहा। काव्या भागते हुए बाहर से अंदर आई। दादाजी उसे घूरने लगे। ये कौन है? दादाजी ये मेरी जूनियर है, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं और हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसी बारे में आपसे बात करनी है, मैंने कहा। काव्या ने मुझे गुस्से भरी नजरों से देखा। बेटा तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ, वो बड़बड़ाई। हाँ बताओ ना, क्या बात करनी है, दादाजी ने कहा। मैंने 5 मिनट में उन्हें पूरा ब्यौरा समझा दिया। हम उनके उत्तर का इंतजार करने लगे। पर हमें तो किसी स्पॉन्सर की जरूरत है नहीं, हमें तो ऐसे ही लोग जानते हैं और कॉलेज से हमें क्या मिलेगा, दादाजी ने जबान खोली। मैंने काव्या की तरफ देखा, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। प्लीज दादाजी, हम हमेशा आपके यहाँ से कुछ न कुछ प्रिंट करवाएंगे, हम आज सुबह से परेशान हैं, हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिला है। सोचिए ना, मेरी जगह आपकी बेटी होती तो। काव्या ने लड़कियों वाला इमोशनल तीर छोड़ा, जो डायरेक्ट दादाजी के दिल पर जाकर लगा। वो हंसने लगे। हाँ, तुम्हारे जितनी बड़ी हमारी भी बिटिया है, वो भी ऐसे ही ब्लैकमेल करती रहती है। हमें एडवर्टाइज की कोई जरूरत तो नहीं है, बाकी तुम्हारे बैनर मैं छपवा दूंगा, कितने चाहिए, दादाजी ने कहा। काव्या का चेहरा खुशी से खिल उठा। थैंक यू दादाजी, हम सारे कम्युनिटी वालों से कहेंगे कि वो आपके यहाँ से ही बैनर बनवाएं, काव्या ने खुश होते हुए कहा। दादाजी हंसने लगे। उसकी कोई जरूरत नहीं, कब चाहिए? कल शाम तक, काव्या ने कहा। करुणेश, दादाजी चिल्लाए। एक नौजवान युवक भागता हुआ अंदर आया। हाँ बोलिए दादाजी, उसने कहा। ये लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं, इनका प्रोग्राम है, बैनर छापने हैं, ये मेल कर देंगे, कल शाम तक इनके बैनर रेडी करवा देना, दादाजी ने करुणेश को आदेश दिया। और पैसा? उसने पूछा। दादाजी ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। पैसा हो गया, दादाजी ने कहा। काव्या ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। करुणेश चला गया। और कुछ? दादाजी ने पूछा। नहीं दादाजी, बस इतना ही, काव्या ने कहा। क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। जी अनंत श्रीवास्तव। तुम लोग जूनियर से इतना काम करवाते हो? छोटी सी बच्ची है और उसे बैग हेलमेट सब दे रखे हो, ऐसे करोगे तो कौन देगा तुम्हें स्पॉन्सर, दादाजी ने भड़कते हुए कहा। शायद वो नहीं जानते कि ये बच्ची कितनी बदमाश है, लेकिन मैं खुश था क्योंकि इस बार उसे बच्ची बोला गया था। हाँ दादाजी सही बोले, काव्या ने बैग हेलमेट मेरे हाथ पर रख दिया। वो खुश थी, मैं खुश था क्योंकि वो खुश थी। दादाजी एक नेक दिल इंसान थे। समाज में शायद अभी ऐसे लोग हैं जिससे ये समाज बैलेंस है। हमें यहाँ हर तरह के लोग मिल जाते हैं। हम चाहे जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी बना लें, चाहे जितने ग्रहों का पता कर लें, लेकिन एक देश एक अच्छी सोच से चलता है। काव्या ने पहुंचते ही सबको ये खुशखबरी दी। हमारे इस अचीवमेंट से सब खुश थे।
लेकिन काव्या खुश नहीं थी क्योंकि बैनर अभी तक डिजाइन नहीं हुए थे। एक लीडर तभी खुश होता है जब उसकी टीम अच्छा करती है। मैं चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। शाम के 6 बजे सब स्टूडेंट मॉल की मीटिंग एरिया में बैठे हुए थे। सूरज मीटिंग से गायब था। अभिषेक ने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आनंदी वाटर पार्क गया है, इसलिए बैनर डिजाइन नहीं हो पाया। यार तुम लोग क्या चाहते हो, हम लोग इवेंट कराएं या ऐसे ही छोड़ दें? काव्या ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। सूरज से कह देना कि वो अब पार्क में ही रहे, और किसी को बैनर डिजाइन करना आता है यहाँ? काव्या ने ऊंची आवाज लगाई। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सब एक दूसरे को देखने लगे। मैं बना सकता हूँ, मैंने अपना हाथ ऊपर किया। मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। मैं उस ग्रुप में अपनी जगह बनाना चाहता था। मैंने अभिषेक की गुस्से भरी नजर देखी। मैंने इससे पहले कभी बैनर डिजाइन नहीं किया था, लेकिन मैं अपने दोस्तों की हेल्प ले सकता था। पर ये तो कम्युनिटी का नहीं है, बीच से किसी ने आवाज उठाई। मैं काव्या के आंसर का इंतजार करने लगा। उसने कुछ पल आत्मविचार किया। चलो अब से ये भी इस कम्युनिटी का मेंबर है, जिसको भी इंटरव्यू लेना है ले सकता है। काव्या ने अपना फैसला सुनाया। उसके इस फैसले का किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन अभिषेक की नजर अब भी मुझे गालियां दे रही थी। तो अब मैं भी इस कम्युनिटी का मेंबर था। कम्युनिटी में रहने वालों को पार मिलता है। शायद अब मैं भी आशी को दिखा सकता हूँ कि मैं अब किसी कम्युनिटी का पार्ट हूँ। काव्या ने मेरी ओर एक मुस्कान बिखेरी। मीटिंग खत्म हुई। सुजाता काव्या के कान में फुसफुसाते हुए हंस रही थी। उसकी तिरछी शरारती निगाहें मुझ पर थी। मैंने खुद को देखा, अपने बिखरे हुए बालों को सही किया, अपने पैंट की जिप को चेक किया। सब कुछ सही था। चलो फिर कल सुबह मिलते हैं। काव्या ने सबको बाय कहा। थोड़ी देर बाद काव्या मेरे पास आई। सब जा चुके थे। मैं अब भी उस गॉसिप को जानना चाहता था जो सुजाता ने काव्या से किया था। चले मैम? मैंने काव्या से पूछा। वो हंसने लगी। क्या हुआ मैम, आप हंस क्यों रही हैं? कमीनी है साली, उसने कहा। शायद सुजाता को। अच्छा सुनो, आज से तुम मुझे काव्या बोलोगे, मैम नहीं। इसका कारण मेरी समझ से परे था। क्या ये सुजाता की वजह से हुआ था? ऐसा क्या कहा होगा उसने? मैंने मन में सोचा। लेकिन क्यों मैम? मैंने बोला ना, बस। उसने आंखें दिखाते हुए कहा। प्लीज मैम बताइए ना। मैंने उसे फिर चिढ़ाते हुए कहा। तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। अब से नो मैम, ओनली काव्या। और हाँ, बस कहने के लिए, वैसे मैं हमेशा तुम्हारी सीनियर ही रहूंगी और तुम मेरे जूनियर, ये बात मत भूल जाना। ओके मैम, मैंने उससे दूर भागते हुए कहा ताकि मैं उसके प्रहार से बच सकूं। अब मैं जा रही हूँ, लेट हो रहा है, घर वाले चिल्लाएंगे। और सुनो, कल याद रखना 9 बजे शार्प पहुंच जाना, उसने जाते हुए कहा। ओके काव्या, मैंने कहा। वो हंसने लगी। तो अब हिटलर मैम काव्या बन गई, जिसका कारण अब भी मेरी समझ से बाहर था। पर जो भी हो, वो एक अच्छी लड़की है, शायद मेरे लिए अच्छी से भी थोड़ी सी ज्यादा। मुझे उसके साथ रहना पसंद था। उसके साथ रहते हुए मुझे किसी बात की फिक्र नहीं रहती थी। मैं उसे दूर जाते हुए देखता रहा। वो थोड़ी देर में मेरी नजरों से ओझल हो गई। तो इस कहानी को अभी यहीं विराम देते हैं। क्या ये स्टोरी एक ट्रायंगल का रूप ले रही है, ये जानने के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। इसका नेक्स्ट एपिसोड आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके भी बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आ रही है तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। और ऐसी ही कहानियां मिस ना करने के लिए मेरे चैनल किस्सा कहानी विद SRT को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।